वेलकम टू द अर्बन एकेडमी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि मेंडल ने अपना वर्क क्या किया, कैसे किया और सक्सेस का रीज़न क्या थे। आगे हम लोग चलते हैं उससे। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि मेंडल का वर्क था एक्चुअली में क्या, मेंडल ने काम क्या किया। जो फर्स्ट वर्क जो उन्होंने किया था, उन्होंने क्या किया था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, बेसिकली मेंडल ने जो फंक्शन वर्क किया, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन और इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन या दो से अधिक जीन्स के लिए काम किया। तो पहली बात जो हम लोग देखेंगे क्या कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल का क्या था, है ना, और ये इससे कैसे उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को दिया। एक्चुअली में लॉ ऑफ इनहेरिटेंस तो मेंडल ने नहीं दिया था, उन्होंने तो अपने कुछ कंक्लूजन्स जो ऑब्जर्वेशंस थी उस ऑब्जर्वेशंस के ऊपर कुछ कंक्लूजन्स दिए, जिसको बाद में कार्ल कोरेंस ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम पे प्रपोज किया था। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि किया क्या मेंडल ने एक्चुअली। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि स्टडी ऑफ सिंगल कैरेक्टर, किसी एक कैरेक्टर या कंट्रास्टिंग ट्रेट जो है उसको लेके स्टडी की जाएगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, वो कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। स्टडी ऑफ सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या कैरेक्टर्स। ठीक है, तो जो मेंडल ने चूज किया प्लांट, पी प्लांट चूज किया था, उसमें इन्होंने क्या लिया, उन्होंने एक कैरेक्टर लिया, एक कैरेक्टर लिया, किस क्या, टालनेस, एक कैरेक्टर चूज किया टालनेस, जिसमें उन्होंने दो प्लांट लिए, एक लिया टॉल और एक लिया डॉर्फ, और ये कहते ट्रू ब्रीडिंग लाइन थी। ये कैसे लिए, ट्रू ब्रीडिंग। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डॉर्फ लिया, तो हम लोग बोलेंगे क्या, टॉल और डॉर्फ लिया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन लिया। और इन्होंने देखा क्या कि जो F1 जनरेशन मिली, F1 जनरेशन में सारे के सारे पौधे कैसे मिले, टाल। ठीक है, जो F1 जनरेशन में मिले सभी के सभी टाल मिले। और जब उन्होंने F1 में सेल्फिंग कराई, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो उनको जो F2 जनरेशन मिले उसमें उन्होंने सरप्राइजिंगली देखा क्या कि टाल के साथ साथ कुछ ड्वार्फ पौधे भी मिल रहे हैं। जबकि F1 जनरेशन, F1 का मतलब क्या हुआ, बोलते हैं फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, जो पहली जनरेशन उनको ऑब्टेन हुई, जो मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फर्स्ट जनरेशन जो मिल रही थी ना, तो उसमें उनको सारे के सारे टाल मिले, वहां पे कोई भी ड्वार्फनेस का कैरेक्टर देखने को नहीं मिला। जबकि प्लांट में एक प्लांट जो ट्रू ब्रीडिंग लाइन था, ड्वार्फ वाला था। तो F2 में फिर ड्वार्फनेस कहां से आ गई, ये बात उनको स्टिक कर गई कि इस पे उन्होंने फिर काम करना शुरू किया कि आखिर में जब F1 में कोई टाल प्लांट, डॉर्फ प्लांट नहीं था, सभी के सभी टाल थे, तो F2 में ये टाल वाला तीन टाल, मतलब टाल के बीच में एक ड्वार्फ प्लांट कहां से आ रहा है। ठीक है, रेशियो जो उन्होंने देखा इसका, अगर एग्जैक्टली देखा जाए तो लगभग 3:1 का रेशियो चल रहा था। ठीक है, तो इस चीज को उन्होंने स्टडी किया, कैसे किया उसको देखते हैं हम लोग जरा। तो उन्होंने रिजल्ट को नोट किया। मेंडल की सक्सेस का एक बड़ा रीजन ये भी था ना, डॉक्यूमेंटेशन। मेंडल ने हर एक चीज को डॉक्यूमेंट किया, हर एक चीज को राइट डाउन किया, कोई भी चीज ऐसा रैंडम नहीं रखा कि हाँ बस देख लिया, अच्छा ठीक है ऐसे हुआ था आगे चलो। हर एक चीज को उन्होंने डॉक्यूमेंटेड किया, जो उनकी सक्सेस का एक बड़ा रीजन था, क्योंकि इससे उनकी स्टडी फ्लॉलेस रही। रिजल्ट इन्होंने नोट किया, रिजल्ट में उन्होंने क्या देखा कि F1 में सभी के सभी टाल रहे, जबकि F2 में टाल के साथ साथ कुछ ड्वार्फ प्लांट भी मिले जिनका रेशियो 3:1 के अराउंड था। अब इस रिजल्ट में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, वो चीज इंपॉर्टेंट है ना। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, फर्स्ट चीज जो ऑब्जर्व की कि कोई भी इंटरमीडिएट हाइट का प्लांट नहीं मिला, एक भी प्लांट ऐसा नहीं मिला जो टॉल और डॉर्फ के बीच में। जो टॉल प्लांट लिया था इन्होंने लगभग 6 to 7 फीट की टॉल जो लेंथ थी इनकी, और डॉर्फ प्लांट थे वो लेस देन, वो क्या थे, वो लेस देन 1 फीट थे, 1 फीट से भी छोटे थे। तो इनको एक भी ऐसा नहीं मिला कि जो 3 फीट या 4 फीट, है ना, ऐसी इंटरमीडिएट साइज का हो। एक सिंगल प्लांट ऐसा नहीं मिला जो इंटरमीडिएट हाइट का हो F1 जनरेशन में, या फिर ड्वार्फ हो। सारे के सारे कैसे मिले, टाल मिले। फिर इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि इन्होंने देखा कि सभी के सभी इक्वली टाल तो हैं, यहां पे किसी भी तरीके की ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, कैरेक्टर्स में ब्लेंडिंग नहीं हो रही है ना। जबकि मेंडल के पहले जितने भी जो वर्क किया गया जेनेटिक्स को लेके या इनहेरिटेंस को लेके, उनमें कोर क्या था उनका, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। और मेंडल ने इसी चीज को ऑब्जर्व किया कि कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं हो रही है ना, कहीं पे भी ब्लेंडिंग नहीं हो रही है। या तो वो
टॉल हैं या ड्वार्फ हैं, बल्कि इंटरमीडिएट भी नहीं मिला एक भी, है ना। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रही। फिर इन्होंने क्या देखा कि F2 जनरेशन में इन्होंने देखा क्या कि ड्वार्फनेस रीअपीयर हो जा रही है, जो कि F1 में डिसअपीयर हो गई थी। F1 में कोई ड्वार्फनेस नहीं थी, लेकिन F2 जनरेशन में फिर से ड्वार्फनेस देखने को मिल रही है, यानी कि ड्वार्फनेस रीअपीयर हो जा रही है, यानी कि एक ऐसा कैरेक्टर जो डिसअपीयर हुआ था वो रीअपीयर हो रहा है। इसका मतलब वो कहीं गया नहीं था, वो वहीं छुपा हुआ था, हिडन था, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशंस मेंडल ने नोट डाउन किए, ये बनाए, उनके ऑब्जर्वेशंस रहे। अब इस ऑब्जर्वेशंस से मेंडल ने कुछ कंक्लूजन निकाले, और बेसिकली यही कंक्लूजन इंपॉर्टेंट चीज है जिससे हम मेंडल्स के लॉज जनरेट हुए। तो क्या कंक्लूजन था? अब देखो मेंडल ने क्या देखा कि मेंडल ने देखा कि एक टाल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन थी, उनका क्रॉस कराया। F1 जनरेशन भी नहीं, F1 जनरेशन सारे के सारे टॉल थे, सभी के सभी टॉल थे, कोई भी ड्वार्फनेस का कैरेक्टर नहीं था। उस F1 जनरेशन में सेल्फिंग कराया तो फिर से हमको क्या मिले, टाल के साथ साथ ड्वार्फ भी मिल गए। यानी कि इस टॉल, जो पहला पेरेंट जनरेशन का जो टॉल वाला प्लांट था, उस टॉल वाले प्लांट से कोई चीज थी जो पास हुई F1 जनरेशन में, और F1 से फिर F2 में पास हुई, और ड्वार्फ वाले से भी कोई चीज थी जो F1 पेरेंट जनरेशन से F1 और F1 से फिर F2 में पास हुई विदाउट एनी चेंज। तो मेंडल ने क्या बोला कि समथिंग इज बीइंग स्टेबली पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, और वो समथिंग को मेंडल ने नाम दिया क्या, फैक्टर, ठीक है। उस समथिंग को मेंडल ने नाम दिया क्या, कि वो समथिंग क्या है, वो फैक्टर है। और फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, मेंडल ने ये भी ऑब्जर्व किया, ये भी बताया, और इसको भी हम लोग आगे भी और डिस्कस करेंगे कि पेयर वाली बात। और फैक्टर्स जो होते हैं, फैक्टर क्या है, फैक्टर जिसको आज हम लोग जीन के नाम से जानते हैं, ये क्या है, किसी कैरेक्टर या किसी ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है, और ये हमेशा दो तरीके का होगा, या कहें कि दो एलील्स होंगे, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव, है ना। अब बात करें जरा फिर से वर्क की डाल मेंडल के दो, एक टाल प्लांट लिया, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, F1 कराया, सारे के सारे टॉल मिले, ठीक है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर, रेसेसिव कैरेक्टर, और यहां पे क्या हुआ, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रेसेसिव को ओवरराइड कर रहा है ना, केवल डोमिनेंट दिखाई दे रहा है। फिर उसमें सेल्फ क्रॉस कराया, कुछ टॉल मिले और कुछ ड्वार्फ मिले, मैक्सिमम टॉल मिले और कुछ ड्वार्फ मिले, यानी कि जो रेसेसिव कैरेक्टर था वो फिर से खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है ना। तो ये जो फैक्टर की बात कही, इससे मेंडल ने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया, क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स जो मेंडल ने दिया। अब मेंडल ने जो चीज दिखाई, जो बताई फैक्टर की बात, कि एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव एलील है जो फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं या ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हीं डोमिनेंट और रेसेसिव फैक्टर्स की प्रेजेंस कैसे हो सकती है? अब जब ट्रू ब्रीडिंग लाइन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये दो, एक फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए दो ट्रेट्स में, एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए दो एलील्स हैं, है ना, एक डोमिनेंट और एक रेसेसिव। जब हम लोग बात करें ट्रू ब्रीडिंग लाइन में टॉल प्लांट की, तो यहां इसका मतलब वहां पे दोनों के दोनों फैक्टर्स एलील्स जो है वो कैसे हैं, डोमिनेंट हैं। और एक ड्वार्फ प्लांट की बात जब कर रहे हैं तो वहां पे दोनों की ही एलील कैसे हैं, रेसेसिव हैं। अब ये डोमिनेंट और रेसेसिव वाली बात जो है, ये किसने बताई थी? ये बोली थी बेटसन और सॉन्डर्स ने ना। मेंडल ने डोमिनेंट और रेसेसिव टर्म नहीं दिया था, ये मेंडल ने होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस बात नहीं बोली थी, ये बात किसने बताई? बेटसन ने। बेटसन और सॉन्डर्स ने क्या बोला कि जब दोनों एलील्स डोमिनेंट हो या दोनों एलील्स रेसेसिव हो, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे क्या, होमोजाइगस। और जब एक एलील डोमिनेंट और एक एलील रेसेसिव हो, तो उस वक्त बोलेंगे हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो ये बेटसन और सॉन्डर्स की बात किस पे बेस है? इसी चीज पे, मेंडल के इस मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर, है ना, जहां पे एक टॉल और एक ड्वार्फ के बीच में क्रॉस कराया और F1 हमको मिला, सारे के सारे टॉल मिले। अब ये सारे टॉल में क्या मतलब हुआ, ये क्या, ये एक हेटेरोजाइगस टॉल है ना। ये कैसा है, हेटेरोजाइगस या हाइब्रिड टॉल बोलते हैं, जिसमें डिसिमिलर फैक्टर्स हैं। जब फैक्टर्स सिमिलर थे तो वो होमोजाइगस था, है ना। फैक्टर्स जब सिमिलर हैं तो वो सिमिलर हो सकता है डोमिनेंट हो, वो सिमिलर हो सकता है रेसेसिव हो। इस दोनों कंडीशन में हम बोलेंगे क्या, कि ये क्या है,
होमोजाइगस हैं, जबकि जब फैक्टर डिसिमिलर है तो हम बोल रहे हैं क्या, ये हेट्रोजाइगस है। ठीक है, अब ये बात किसने बताई, ये बात बताई बेटसन एंड सॉन्डर्स ने, लेकिन कॉन्सेप्ट तो मेंडल दे हुए थे ना पहले ही, ये तो दे चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब बात आ रही है यहां पे, देखो ये जो चीज आई कि टॉल और ड्वार्फ है, टॉल और ड्वार्फ है, तो यहां पे रहा क्या कि दिख रहा है ना, ये देख सकते हैं हम लोग इस चीज को, तो ऐसा फीचर जो देखा जा सकता है ना, जो ऑब्जर्वेबल है, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस जो प्रेडिक्ट कर रहा है या बता रहा है, उसको बोल दिया गया क्या, फिनोटाइप। ठीक है ना, फिनोटाइप। और F1 जनरेशन में या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, अगर F1 जनरेशन की बात करें या सिंपली हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करें, तो यहां पे दो तरीके के फिनोटाइप दिखेंगे, कब, F2 जनरेशन में, है ना। F2 में दो और F1 में एक ही फिनोटाइप मिलेगा, क्या, सारे के सारे टॉल हैं, जबकि F2 में 3:1 के रेशियो में 3 टॉल हैं तो एक ड्वार्फ मिलेगा। ठीक है ना, तो ये रेशियो क्या कहलाएगा, फिनोटिपिक रेशियो, है ना, 3:1। सिमिलरली बात जब जीनोटाइप की करें, तो जीनोटाइप का मतलब क्या है कि जीन्स क्या है या एलील्स क्या है, उसकी बात की जा रही है यहां पे। तो जीनोटिपिक रेशियो की बात जब हम लोग करेंगे, तो यहां पे F1 जनरेशन में केवल एक जीनोटाइप मिलेगा, कौन सा भाई, हाइब्रिड, है ना, जो हेट्रोजाइगस है, T और T, क्योंकि सारे के सारे टॉल हैं यहां पे। जबकि F2 जनरेशन की जब बात करेंगे हम लोग, तो वहां पे होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस टॉल और होमोजाइगस डॉर्फ, यानी कि TT, कैपिटल T स्मॉल t और स्मॉल t, तीन तरीके के हम लोगों को जीनोटाइप्स मिलेंगे। और जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, 1:2:1, है ना, एक टॉल, दो हाइब्रिड टॉल और एक डॉर्फ, 1:2:1 का रेशियो मिलेगा, ये कहलाता है जीनोटिपिक रेशियो, ये कहलाता है फिनोटिपिक रेशियो। ठीक, अब बात करें हम लोग, जो अभी मेंडल ने फैक्टर की बात जब बोली थी कि फैक्टर्स जो पेयर्ड होते हैं, तो पेयर्ड होने का मतलब क्या हुआ, फैक्टर, एक्चुअली फैक्टर क्या है, फैक्टर तो कोई एक कैरेक्टर को बोला जा रहा है ना, उसके ट्रेट्स होंगे, उन ट्रेट्स को कंट्रोल करने के लिए दो एलील्स होंगे, और ये एलील्स एलिलिक पेयर कहलाते हैं, है ना। एलील एक्चुअली में है क्या, एलील आर नथिंग बट जीन्स, ये है क्या, दो डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स हैं, एक डोमिनेंट है और एक रेसेसिव है ना। तो जो डोमिनेंट और रेसेसिव दो तरीके के एलील्स हैं, जो सिमिलर हो सकते हैं, डिसिमिलर हो सकते हैं, है ना, इस चीज को हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है क्या, एक कॉन्सेप्ट की बात हो गई यहां पे हम लोगों के मेंडल के थ्रू, जो मेंडल ने बताई कि कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टर्स। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आता है वो है क्या, कॉन्सेप्ट ऑफ सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन यानी कि सेपरेट होना, कौन सेपरेट होएगा, एलील्स, है ना। कैसे देखा जाए जरा, अब पहले जरा इस चीज को देखा जाए कि क्रॉस क्या था, पेरेंट जनरेशन में एक टॉल और एक डॉर्फ लिया, क्रॉस हुआ, F1 जनरेशन में हाइब्रिड टॉल मिल गए, सारे के सारे टॉल। अब हुआ क्या होगा, हुआ क्या है यहां पे, ये देखो जरा भाई, जब प्लांट है तो प्लांट में क्रॉस होने का मतलब क्या हुआ, गैमीट्स का फ्यूजन होना, है ना। तो जो होमोजाइगस टॉल है, इसमें जो गैमीट बनेंगे तो क्या होगा, सिमिलर गैमीट्स बनेंगे, जो गैमीट बनेंगे सबके अंदर कैपिटल T और कैपिटल T ही होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई देखो, ये मान लो ये है प्लांट, है ना, जिसका आप हम लोग बोल रहे हैं जीनोटाइप है, कैपिटल T। जब इसमें गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अगर दो गैमीट यहां पे बन रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों गैमीट में 50-50% के चांसेस हो जाएंगे। ये अब ये ले लेते हैं, ठीक है, हेट्रोजाइगस, हम लोग F1 जनरेशन की बात करेंगे। अब यहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ये दोनों एलील्स में से प्रोबेबिलिटी ये होगी कि एक गैमीट के अंदर 50% चांस होगा कैपिटल T के आने का, दूसरे गैमीट के अंदर चांस होगा 50% क्या, स्मॉल t के आने का। तो दोनों गैमीट की प्रोबेबिलिटी क्या है, 50-50% है। ठीक है, कब, इसी को बोलते हैं क्या, सेग्रीगेशन। तो कहां पे हो रहा है सेग्रीगेशन, जब F1 जनरेशन हमारी तैयार हुई, जो हाइब्रिड है या पूरी की पूरी टॉल जो है हेट्रोजाइगस टॉल है, इसमें जब गैमीट्स बनेंगे तो क्या होगा, एक एलील के एक गैमीट में जाने के 50% चांसेस होंगे। तो कैपिटल T और स्मॉल t और कैपिटल T और स्मॉल t इस तरीके से गैमीट्स बनेंगे। तो क्या हो रहा है, गैमीट का सेग्रीगेशन हो रहा है, गैमीट सेपरेट हो जा रहे हैं, मतलब एलील्स सेपरेट हो रहे हैं। जब गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है तो उस वक्त क्या हो रहा है, एलील्स
डोमिनेंट और रिसेसिव एलील्स दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो जाने हैं। यही चीज रिस्पॉन्सिबल है, यही चीज इंपॉर्टेंट है कि ब्लेंडिंग नहीं हो रही है ना। यहां पे गैमीट्स की ब्लेंडिंग नहीं हो रही, कैरेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं हो रही है, एलील्स मिक्स अप नहीं हो रहे हैं, वो अलग हो जा रहे हैं जब गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी वजह से F2 जनरेशन में वो खुद को सेपरेटली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। ठीक है, अगर ब्लेंडिंग होती तो फिर ये नहीं हो सकता था, जैसे हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे, है ना, जहां पे मेंडेलियन लॉज के डेविएशंस जो कुछ होंगे ना, वहां पे हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, अब ये जो बातें रही मेंडल ने जिसे बताई थी, इसको एक साइंटिस्ट थे रेगिनाल्ड सी पुनेट, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया ये कैलकुलेट करने के लिए कि क्या होगी प्रोबेबिलिटी जीनोटाइप की। तो ध्यान रखेंगे आप, ये जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी बताता है पुनेट स्क्वायर, ना कि फिनोटाइप की, है ना। इससे हम लोग फिनोटाइप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, सिर्फ ये जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी एक्सप्लेन कर सकता है। तो जीनोटाइप की प्रोबेबिलिटी बताने के लिए पुनेट स्क्वायर ने एक मेथड दिया जिसमें हम लोग एक स्क्वायर चेकरबोर्ड स्क्वायर बनाते हैं और उससे करते हैं, जिसके बारे में अभी हम लोग आगे बात करेंगे। तो इसमें यहां पे एक चीज और इन्होंने क्या किया, एक बाइनोमियल इक्वेशन दी ax प्लस by का होल स्क्वायर, जहां पे क्या बोला कि अगर इसको मान ले x को मान ले एक एलील मान से कैपिटल T, y को मान ले दूसरा एलील स्मॉल t, ठीक है। तो अब देखो क्या हो रहा है, 50% है ना, चांसेस क्या है 50%, यानी कि आधा। ये अगर 100 है तो 50 इधर हो, ये अगर मान लो 100 है तो 50 इधर 50 इधर, यानी कि हाफ इधर और हाफ इधर। इसमें गैमीट बनेगा तो आधे एलील इधर और आधे एलील इधर, तो हाफ टी और हाफ टी ले लिया, है ना, हाफ टी और हाफ टी ले लिया दोनों का, मतलब डोमिनेंट का हाफ और रिसेसिव का हाफ, और इसका जब होल स्क्वायर किया तो जो रेशियो बन के निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा 1/4:1/2:1/4 या 1:2:1। ठीक है, स्क्रीन छूट रही है क्या? अब ठीक है, ठीक है। तो 1:2:1 वही रेशियो जिसकी बात मेंडल ने की थी। ठीक है, तो पुनेट स्क्वायर कैसे इन्होंने पुनेट ने अपनी बात को एक्सप्लेन किया है इसमें, कि सिंपल चीज है कि हम लोग जब बात करते हैं, मेंडल ने जो किया कि एक टाल प्लांट ली, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, ट्रू ब्रीडिंग लाइन ली। अब हम लोग यहां पे इस तरीके से स्क्वायर बना के इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, एक तरफ एक प्लांट का, एक तरफ एक प्लांट के गैमीट्स को लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और हमारा निकल के आ गया F1 जनरेशन, F1 में सेल्फिंग कराया, F2 जनरेशन 1:2:1 आया आपका क्या जीनोटाइप, और 3:1 होगा फिनोटाइप, सेम चीज है ना। अब देखिए बात क्या हुई कि जो मेंडल का ऑब्जर्वेशन था, जो मेंडल का रिजल्ट रहा कि 1:2:1 F2 जनरेशन में एक टाल प्लांट मिला, एक हेटेरोजाइगस तो होमोजाइगस टाल मिला, एक हेटेरोजाइगस टाल मिला और एक ड्वार्फ मिला। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ड्वार्फ, भाई ये जो प्लांट मिले थे उस वक्त जीन्स के बारे में तो पता नहीं था, कि मेंडल जान जाते कि ये होमोजाइगस है, ये हेटेरोजाइगस है और ये वाला होमोजाइगस रिसेसिव है, ऐसा तो वो जान नहीं सकते थे। उन्होंने क्या किया, जो प्लांट्स मिले F2 जनरेशन में उनमें सेल्फिंग करानी शुरू की। तो जो सबसे पहले ड्वार्फ वाले प्लांट थे उनमें सेल्फिंग करा दी, उसमें सेल्फिंग कराई, उन्होंने F3 जनरेशन निकाला, देखा क्या सारे का सारे ड्वार्फ प्लांट हैं। F4 लिया, वो भी ड्वार्फ, आगे किया ड्वार्फ ड्वार्फ ड्वार्फ, हर एक जनरेशन में ड्वार्फ ही मिलते चले गए, है ना। उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अब टाल में उनके पास ये पता करने का तरीका नहीं था कि कौन सा हेटेरोजाइगस टाल है, कौन सा होमोजाइगस टाल है, क्योंकि फिनोटाइप में तो सभी के सभी इक्वल टाल थे, है ना। फिनोटाइप ही तो दिख सकता था, जीन्स के बारे में तो पता ही नहीं था कि वो जीन्स देख लेते, अभी तो ये सब चीजें डिस्कवर ही नहीं हुई थी। तो अब उनके पास क्या था, टाल प्लांट्स थे। उन्होंने टाल प्लांट्स का जब हाइब्रिडाइजेशन कराया, सेल्फिंग कराई, तो उनको दो रिजल्ट मिले। एक में क्या मिला कि उन्होंने जब टाल कराया तो हर बार F3, F4, F5 जो भी जनरेशन कराए सब में केवल सारे के सारे टाल प्लांट्स मिले। ठीक है, तो इससे उनको क्लियर हुआ कि भाई ये सारे के सारे टाल मिल रहे हैं, इसका मतलब कि जो सेल्फिंग करा रहे हैं वो मतलब प्योर ट्रू ब्रीडिंग लाइन है, वो टाल की ट्रू ब्रीडिंग टाल प्लांट है, यानी कि होमोजाइगस है। दूसरा रिजल्ट उनको क्या मिला कि जब उन्होंने कराया सेल्फिंग तो 3:1 का रेशियो मिल गया F3 में, फिर से 3:1 वाला जो F2 में उनको मिला था। ठीक है, तो अब बात आई कि वो कैसे पता करें, इस चीज को कैसे पता किया जाए कि इन दोनों में से कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। इस बात को पता करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्ट क्रॉस,
है ना। टेस्ट क्रॉस एक तरीका है जिससे हम लोग पता कर सकते हैं किसको, अननोन जीनोटाइप को। हमें फिनोटाइप पता है, हमको जीनोटाइप पता करना, आप टेस्ट क्रॉस करिए, आपको जीनोटाइप पता चल जाएगा। कैसे, और देखते हैं। अब टेस्ट क्रॉस है क्या, पहली बात ये है ना, टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस कराते हैं बिटवीन अननोन जीनोटाइप ऑफ F1 प्लांट या F1 जनरेशन टू द रेसेसिव ऑफ होमोजाइगस पेरेंट जनरेशन। ठीक है, ये हो गया होमोजाइगस पेरेंट जनरेशन। और ये हमारे पास जो F1 जनरेशन में दो मिलेगा भाई, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि होमोजाइगस टॉल और हेटेरोजाइगस टॉल। इन दोनों में से कौन सा प्लांट है, ये पता करने का तरीका क्या है, या इन दोनों में से जो एक आपके पास जो प्लांट है वो इन दोनों में से कौन सा जीनोटाइप उसका है, ये पता करने के लिए क्या करें, हम लोग किसी रेसेसिव होमोजाइगस पेरेंट से उसका क्रॉस करा दें, ब्रीडिंग करा दें, तो हमको क्या मिलेगा, नेक्स्ट जनरेशन जो मिलेगी सारी की सारी टॉल मिल जाएगी। ठीक है, तरीका हुआ यहां पे, दो तरीका हुआ। जब कैपिटल टी लिया आपने तो क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन में क्या मिला, सभी के सभी टॉल मिले, है ना, सारे के सारे टॉल मिले। जबकि एक तरफ क्या हुआ, जहां पे ये वाला था, अब देखो हमको पता नहीं कि यही वाला है ये, है ना, हम लोग करके देख रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि मान लो ये है, ये है। अब अगर ये वाला है तो क्या मिलेगा आपको, F1 जनरेशन गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पे केवल स्मॉल टी ही रहेगा। क्रॉस अप कराएंगे तो 50% चांसेस हैं, 50% के 50% टॉल और 50% ड्वार्फ आएगा यहां पे। ठीक है, तो अब यहां पे बात हो रही क्या, अब ये टॉल और ड्वार्फ हम लोग फिनोटाइप की बात कर रहे हैं, है ना, जीनोटाइप की बात नहीं कर रहे। अगर जीनोटाइप करेंगे तो ये हाइब्रिड टॉल होगा, और ड्वार्फ तो खैर ड्वार्फ हमेशा होमोजाइगस ही होता है ना। तो क्या होगा, 50% का 50-50 का रेशियो मिलेगा, यानी कि 1:1 का रेशियो मिलेगा। कैसा, फिनोटाइप का। यानी कि F1 जनरेशन में जब भी आप किसी F1 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस कराएं, सॉरी F2 जनरेशन का टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1:1 का रेशियो। ठीक है, या F1 का मतलब किसका, बेसिकली हम लोगों की बात हो रही किसकी, जब आप हेटेरोजाइगस, किसी हेटेरोजाइगस प्लांट का जब आप टेस्ट क्रॉस कराएंगे तो आपको रेशियो हमेशा क्या मिलेगा, 1:1 का। ठीक है, और अदरवाइज अगर होमोजाइगस होगा तो सारे के सारे टॉल ही मिल जाएंगे। अब बात होती है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस में किसी डोमिनेंट से करा, मतलब रेसेसिव का जो आपका F1 जनरेशन है उसका किसी से भी करा दें, चाहे प्लांट डोमिनेंट से कराएं चाहे रेसेसिव से कराएं, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, बैक क्रॉस। अब बात आ रही है क्या कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस या प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस क्या है। मेंडल के जो ऑब्जर्वेशंस रहे, उन्हीं ऑब्जर्वेशन के ऊपर जो कंक्लूजन निकाला मेंडल ने, उन्हीं को कार्ल कोरेंस ने एक लॉ का फॉर्म दे दिया, जिसको बोला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो ये कार्ल कोरेंस ने काम किया था, है ना। अब कार्ल कोरेंस ने किया क्या, उन्होंने देखा, बोला क्या कि ये जो मेंडल के लॉज जो हैं या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो हैं, ये दो बातों पे बेस किए गए, दो बेसिस पे दिए गए हैं। क्या, एक हो गया है मोनोहाइब्रिड क्रॉस और दूसरा होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर दो लॉज बेस्ड हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। आल्दो कई जगह पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को एज अ फर्स्ट लॉ नहीं लिया जाता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही फर्स्ट लॉ काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में हम लोग के इसी को ऐसे ही दिया है तो हम लोग एज इट इज लेके चलेंगे। जबकि डाइहाइब्रिड क्रॉस से मिलता है हम लोग का कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि मेंडल का थर्ड लॉ है, या लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। तो बात किया जाए पहले फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, एक स्टेटमेंट बुक में दे रखा है कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स ना, और वो यूनिट क्या है, वो है एक फैक्टर, है ना। तो मेंडल के फर्स्ट लॉ में पहली बात क्या कही गई कि जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी एक डिस्क्रीट यूनिट से कंट्रोल किए जा रहे हैं, और उस यूनिट को नाम दिया गया क्या, फैक्टर। और ये फैक्टर्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये हमेशा पेयर में होते हैं। ये फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं, जिस पेयर में एक डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा। ठीक है, एक डोमिनेंट एलील होगा और एक एलील कैसा होगा, रिसेसिव होगा। कहां से आया ये सब कुछ, मेंडल के ऑब्जर्वेशन से, मेंडल के कंक्लूजन से, है ना। ये क्या हो गया, है ना, मेंडल के ऑब्जर्वेशन या मेंडल के कंक्लूजन से ये बातें निकल के आई। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या एक्सप्लेन कर सकता है, ये बात जानना जरूरी है। पहली बात कि प्रोजेनी ऑफ F1 आर डोमिनेंट। क्या F1 प्रोजेनी जो है वो डोमिनेंट
है। ये बात कौन बता रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है? ये बोल रहा है कि दो कैरेक्टर्स या दो एलिल्स जिसमें से एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव, जब वो आपस में मिलेंगे तो डोमिनेंट कैरेक्टर है जब वो एक्सप्रेस करेगा खुद को, रिसेसिव जो है वो सप्रेस हो जाएगा, वो दब जाएगा उसके नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोजेनी ऑफ F1 जो है वो डोमिनेंट होगी कि नहीं होगी? ये लॉ ऑफ डोमिनेंस क्लियरली बोल रहा है कि हाँ वो डोमिनेंट होगी, वही एक्सप्रेस होगी खुद को करेगी। दूसरी बात कहा गया कि प्रोजेनी ऑफ F2 जनरेशन अकर्स इन 3:1 रेशियो। जब बात कर रहे हैं हम लोग F2 जनरेशन की, तो F2 जनरेशन में रेशियो 3:1 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे एक 25% या 1/4 प्लांट जो है उसमें कोई डोमिनेंट जीन नहीं जा रहा है ना, उसमें कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं जा रहा है। जब हम लोग बात कर रहे हैं यहां पे, है ना, ये ड्वार्फ वाली जब बात कर रहे हैं, तो ड्वार्फ वाले प्लांट में कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है। यहां पे कोई डोमिनेंट एलील नहीं है ना। और जब डोमिनेंट एलील नहीं है तो फिर वो खुद को एक्सप्रेस कैसे करेगा? जब डोमिनेंट एलील नहीं है तो खुद को एक्सप्रेस कैसे कर सकता है? फिर यहां पे जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बहुत ही क्लियरली इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि क्या होना चाहिए, है ना, F2 जनरेशन में क्या मिलना चाहिए, ये क्लियरली बता रहा है। तीसरी चीज यहां पे एक और बात आती है क्या, कि व्हाई मिक्स पॉपुलेशन सुपीरियर, है ना। पॉपुलेशन जो मिक्स्ड कैरेक्टर वाली होती है वो सुपीरियर होती है जो रिसेसिव कैरेक्टर से हो सके। इसको हम लोग आगे देखेंगे जब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस या ह्यूमन जेनेटिक्स वाला पोर्शन जब पढ़ेंगे, जहां पर डिजीज वगैरह आती हैं, वहां पे हम लोग देखेंगे कि जो कुछ रेसेसिव कैरेक्टर्स है, बहुत सारे डिजीज हैं जो रेसेसिव, ऑटोसोमल रेसेसिव या रेसेसिव कैरेक्टर्स पे बेस होती हैं। तो जब रेसेसिव कैरेक्टर्स जो होते हैं, रेसेसिव जीन्स होते हैं, वो लोअर कैरेक्टर्स को लेके चलते हैं। यानी कि जब डोमिनेंट कैरेक्टर्स जो होते हैं, ज्यादातर जो अच्छे कैरेक्टर्स है, जो प्रोग्रेसिव कैरेक्टर्स है, वो डोमिनेंट होते हैं और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्पेशली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ। सेकेंड चीज है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेपरेट हो रहा है। क्या सेपरेट हो रहा है? गैमीट्स, मतलब गैमीट नहीं, गैमीट के साथ, गैमीट जब बन रहा है तो गैमीट के साथ एलील्स, या हम लोग कह दें क्या, वो ट्रेट्स सेपरेट हो रहे हैं जो मिक्स हुए थे। मिक्स इन द सेंस F1 जनरेशन में जो एक साथ आ गए थे, है ना। तो जब गैमीट बनता है तो क्या होता है, सपोज करें एक ये प्लांट है, एक ये जीनोटाइप है, जब गैमीट बनेगा तो क्या होगा, दोनों एलील्स अलग अलग हो जाएंगे। यहां पे भी दोनों एलील्स अलग अलग होंगे और यहां पे भी दोनों एलील्स अलग अलग होंगे। तो जब होमोजाइगस कंडीशन है तो जो गैमीट्स बनेंगे वो सिमिलर होंगे, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में गैमीट्स जो होंगे वो डिसिमिलर होंगे, अलग अलग तरीके के होंगे। अब यहां पे हो क्या रहा है, अब ये तो होमोजाइगस है तो इसकी बात करने का कोई मतलब नहीं है, हेटेरोजाइगस की बात कर रहे हैं। यहां पे अगर ये एक प्लांट है, अगर ये मान लें एक ये प्लांट है, एक पी प्लांट है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या रहेगा? इसका एक्सप्रेशन क्या होगा भाई? डोमिनेंट है, ये क्या होगा, ये टॉल कहलाएगा, ये एक टॉल प्लांट होगा, ठीक है ना। लेकिन टॉल होने के बावजूद इसके अंदर रेसेसिवनेस का तो कैरेक्टर है ना। अब जब गैमीट बनेगा, मियोसिस होगी, तो ड्यूरिंग मियोसिस ये गैमीट्स के अलग अलग गैमीट्स के साथ सेपरेशन होगा, 50-50% चांसेस आएंगे, ये सेग्रीगेशन हो जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो गैमीट के बनते, अब गैमीट क्या है, गैमीट एकदम प्योर चीज है ना। वो या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा, वहां पे कोई होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस वाली बात नहीं आएगी, वहां पे एक ही एलील पाया जाएगा, या तो टॉल या तो ड्वार्फ, है ना। तो इसी वजह से इस लॉ को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं, और ये लॉ यूनिवर्सल लॉ है। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है ना वो यूनिवर्सल नहीं है, इसके डेविएशन भी हम लोगों को मिलते हैं, है ना। ये नॉट एप्लीकेबल यूनिवर्सली, लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है एप्लीकेबल यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, इसके डेविएशन मिलेंगे। लेकिन लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट यानी कि या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पे, ये एक यूनिवर्सल लॉ है ना, इसका कोई एक्सेप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन है सिंपल, वही चीज है कि 1:2:1 का रेशियो मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहाँ पे गैमीट सेपरेट हो गए हैं ना। नेक्स्ट है डायहाइब्रिड क्रॉस, ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स या डायहाइब्रिड क्रॉस, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा जरूर बताइए,
और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए प्लीज।